कहानी कोरिया के एक अपार्टमेंट से शुरू होती है जहां शो यॉन और उसकी बहन शो युक को देखते हैं जो ऑफिस की नौकरी से परेशान होकर 30 लाख का लोन लेकर एक अपार्टमेंट खरीदती है जिसका कमरा नंबर 604 होता है। लेकिन वहां शिफ्ट होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी छोटी बहन शो युक परेशान होने लगती है। घर में लगातार अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। वह पूरे घर में साउंड प्रूफ फोम लगा देती है, यहाँ तक कि छत भी कवर करती है, पर फिर भी आवाजें बंद नहीं होती। दिन रात हर समय आवाजें आती रहती हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये आवाजें सिर्फ शो युक को ही सुनाई देती थी, शो यॉन को नहीं, क्योंकि शो यॉन को जन्म से सुनने में दिक्कत थी। वह सिर्फ एक खास डिवाइस लगाकर ही सुन सकती थी। यही कारण था कि दोनों बहनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। ऊपर से ऑफिस का काम भी बहुत बढ़ गया था, इसीलिए शो यॉन कुछ दिनों के लिए कंपनी में ही रहने चली जाती है और शो युक को घर पर ही अकेला छोड़ देती है। लेकिन एक दिन अचानक शो यॉन को पुलिस का फोन आता है। उसे पता चलता है कि शो युक 4 दिनों से ऑफिस नहीं गई है। कंपनी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। यह सुनकर शो यॉन पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे अपनी बहन के गायब होने की कोई जानकारी नहीं थी। वह तुरंत घर लौटने का फैसला करती है। जब वह घर पहुंचती है तो दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ मिलता है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा होता है। पहले वह उसे नजरअंदाज कर देती है और सीधे अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर साउंड प्रूफ फोम से ढका हुआ होता है। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ होता है। वह अपनी बहन को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फोन बंद आता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आता कि बहन कहाँ गई। वह उसकी कंपनी जाकर जानकारी लेने का फैसला करती है। कंपनी में उसे पता चलता है कि एक लड़का आज है जो उसकी बहन के काफी करीब था। उसी ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वह बताता है कि शो युक गायब होने से पहले बार बार उससे पूछती थी कि क्या उसे भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन शो यॉन को उससे कोई खास जानकारी नहीं मिलती। वह आजे को अपना नंबर देकर वापस घर लौट आती है। जब वह रात में घर पहुंचती है तो वह अपनी बहन का सामान खंगालना शुरू करती है। तभी उसे शो युक का फोन मिल जाता है लेकिन वह बंद होता है। यह देखकर वह सोच में पड़ जाती है। फोन घर पर है तो बहन कहाँ गई। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े चार्जर पर जाती है। वह उसे उठाने के लिए झुकती है तो देखती है कि फर्श पर एक सड़ा हुआ दाग पड़ा है। यह देखकर वह डर जाती है। उसी समय उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है जिससे उसका ध्यान हट जाता है। वह दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने एक आदमी खड़ा होता है। वह खुद को नीचे वाले फ्लैट 504 का रहने वाला बताता है और गुस्से में कहता है कि रात में शोर कम किया जाए। शो यॉन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत समझ रहा है लेकिन उसकी बातों से उसे लगता है कि यह आदमी थोड़ा अजीब है। अगले दिन वह सिक्योरिटी ऑफिस जाती है ताकि बहन के बारे में जानकारी मिल सके और 504 वाले आदमी की शिकायत भी कर सके। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि शो युक ने आवाज के स्रोत को ढूंढने के लिए पूरी बिल्डिंग में हंगामा कर रखा था। वह हर फ्लैट में जाकर पूछताछ करती थी लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। गार्ड आगे कुछ बताने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल जाता है। एक और महिला आकर शिकायत करती है कि बिल्डिंग में बदबू आ रही है। गार्ड उसे बेसमेंट में ले जाता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तीनों लोग बदबू से परेशान हो जाते हैं। अंदर हर तरफ कचरा ही कचरा होता है। ऐसा लगता है जैसे सालों से जमा गंदगी हो। महिला गुस्से में पूछती है कि इसे साफ क्यों नहीं किया गया। गार्ड बताता है कि यह सब किराएदारों का कचरा है जो पिछले 10 सालों से जमा होता आ रहा है। तभी एक और महिला आती है जो बिल्डिंग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट होती है। वह गुस्से में कहती है कि अगर सफाई चाहिए तो खुद पैसे दो क्योंकि इसमें बहुत खर्च आएगा। वह किराएदारों को नीचा दिखाती है और बात को वहीं खत्म कर देती है। शो यॉन वापस घर लौटती है लेकिन उसे दरवाजे पर फिर एक नोट चिपका हुआ मिलता है। उसे लगता है कि यह 504 वाले आदमी ने लगाया है लेकिन इस समय उसका पूरा ध्यान अपनी बहन को ढूंढने पर है। तभी उसकी नजर एक सड़े हुए केक पर पड़ती है जिस पर उसका जन्मदिन लिखा होता है। यह केक उसकी बहन ने उसके लिए खरीदा था। दोनों बहनें एक दूसरे के लिए सब कुछ थीं। ये देखकर शो यॉन भावुक हो जाती है। वह बहन के फोन को जन्मतिथि से अनलॉक करने की कोशिश करती है और फोन खुल जाता है। वह तुरंत कॉल लॉग चेक करती है। आखिरी कॉल एक अज्ञात नंबर से होता है। वह कॉल करती है लेकिन फोन बंद आता है। वह एक मैसेज भेजती है कि जैसे ही मिले जवाब दे। इसके बाद वह फोन में रिकॉर्डिंग सुनती है और हियरिंग डिवाइस के जरिए उसे साफ सुनाई देता है। रिकॉर्डिंग में अजीब अजीब आवाजें भरी होती हैं। रिकॉर्डिंग में शो युक की चीखें सुनाई देती हैं जिससे शो यॉन का दिल धक से रह जाता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग में कुछ अजीब आवाजें आती हैं जो न पूरी तरह इंसान जैसी लगती हैं और न ही जानवर जैसी। रिकॉर्डिंग की बातें सुनकर शो यॉन पूरी तरह उलझन में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह वह दरवाजे के बाहर से झगड़े की आवाज सुनती है। दरवाजा खोलकर देखती है तो शो युक के ऑफिस का आजे और पड़ोसी आपस में लड़ रहे होते हैं। शो यॉन तुरंत दोनों को अलग करती है लेकिन पड़ोसी उसे गालियां देने लगता है। यह देखकर साफ था कि शो यॉन भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। आजे को अंदर लाकर बात करने पर उसे पता चलता है कि आजे शो युक का बॉयफ्रेंड है। वह शो युक के गायब होने पर दुख जताता है और कहता है कि वह शो यॉन के साथ मिलकर उसे ढूंढेगा। लेकिन तभी शो युक का फोन बजता है। वही आखिरी अज्ञात नंबर कॉल कर रहा होता है। शो यॉन फोन उठाती है तो पता चलता है कि वह कॉल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से है। दोनों तुरंत उनके ऑफिस पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि शो युक पहले भी वहां आई थी क्योंकि वह घर में आने वाली आवाजों का कारण ढूंढ रही थी। उसने पूछा था कि क्या इस घर में पहले कोई मर चुका है। प्रॉपर्टी वाले सच छिपाते नहीं है। वे
वे बताते हैं कि कुछ महीने पहले कमरा 604 में एक महिला रहती थी। वह भी बार बार अजीब आवाजों की शिकायत करती थी और कहती थी कि घर में भूत है। वह अक्सर घर में चिल्लाती रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक वह शांत हो गई। जब पड़ोसियों ने ध्यान दिया तो 604 से बदबू आ रही थी। दरअसल उस महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर शो यॉन और आजे दोनों सिहर जाते हैं। शो यॉन तुरंत पूछती है कि महिला ने कहां फांसी लगाई थी। जैसे ही उसे जवाब मिलता है वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह खुद खाना खा रही है और ऊपर पंखे से वह खून से लथपथ लाश लटक रही है। ये सोचकर ही वह कांप उठती है। ऑफिस से लौटने के बाद दोनों घर आते हैं, लेकिन दरवाजे पर फिर से धमकी भरे नोट चिपके होते हैं। शो यॉन बताती है कि यह जरूर नीचे वाले 504 के आदमी ने लगाए हैं। घर के अंदर दोनों मिलकर शोयुक के लिए मिसिंग पोस्टर बनाते हैं। तभी शो यॉन को पुलिस का फोन आता है। पुलिस पूछती है कि क्या उसे घर में कुछ अजीब मिला। शो यॉन तुरंत 504 वाले आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि शायद उसकी बहन के गायब होने में उसी का हाथ है। लेकिन पुलिस कहती है कि वे पहले ही 504 वाले आदमी से पूछताछ कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने सीसीटीवी भी चेक किए हैं, लेकिन यह पुराना इलाका है जहां सिर्फ गेट पर एक कैमरा है। कहीं भी शोयुक के बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला और उसका फोन वॉलेट भी घर में ही है। यह सुनकर शो यॉन गुस्से में आ जाती है। वह कहती है कि अगर वह बाहर नहीं गई तो जरूर उसे यहीं अपार्टमेंट में किडनैप किया गया है। फिर 504 वाले की जांच क्यों नहीं हो रही? पुलिस जवाब देती है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। यह भी साबित नहीं हो सकता कि नोट उसी ने लगाए हैं, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद आजे पोस्टर तैयार कर लेता है। जैसे ही शो यॉन उसे बाहर छोड़ने जाती है, डोरबेल बजती है। कैमरे में देखती है, फिर वही 504 वाला आदमी खड़ा है। आजे कहता है कि वह खुद जाकर देखेगा। दरवाजा खोलने पर वह आदमी आजे को देखकर हैरान हो जाता है। अंदर झांकता है और बस इतना कहता है, थोड़ा धीरे रहो, और फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद आजे शो यॉन को सावधान रहने को कहता है। वह बताता है कि उस आदमी के हाथ में कुछ था जो चाकू जैसा लग रहा था। वहीं 504 वाला आदमी घर जाकर गुस्से में चाकू उठाता है और अपने दरवाजे के लॉक पर बार बार वार करने लगता है। दूसरी तरफ शो यॉन पोस्टर लगाने नीचे जाती है। वह देखती है कि एक छोटा लड़का बेसमेंट की खिड़की को घूर रहा है। वह उससे पूछती है कि वह क्या देख रहा है, लेकिन लड़का कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। शो यॉन खुद जाकर देखती है तो पाती है कि वह वही बेसमेंट है जहां कचरा भरा हुआ था। अंदर बस कचरा ही कचरा होता है और एक पुरानी खिलौना पवन चक्की। तभी पीछे से एक महिला आती है। वह खुद को 804 की रहने वाली यूजू बताती है। वह शो यॉन को चेतावनी देती है कि पोस्टर लगाना बंद कर दे, क्योंकि अपार्टमेंट के लोग इस समय बहुत संवेदनशील हैं। दरअसल कुछ दिनों में रीडेवलपमेंट का फैसला होने वाला है। अगर प्लान पास हो गया तो पूरी बिल्डिंग दोबारा बनाई जाएगी। यूजू बताती है कि पहले भी शोयुक ने आवाज के मुद्दे पर मीटिंग में हंगामा किया था। अगर अब फिर से कोई समस्या हुई तो मामला गंभीर हो सकता है। ये सुनकर शो यॉन डर जाती है। वह पूछती है कि क्या उस पहले वाले आदमी को पकड़ा गया था। यूजू बताती है कि वह आदमी कभी नहीं मिला, वह जैसे हवा में गायब हो गया। शो यॉन पूछती है कि अब 704 में कौन रहता है। जवाब मिलता है वह फ्लैट खाली है। ये सुनकर शो यॉन और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। अगर 704 खाली है तो आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं? लेकिन फिलहाल उसका ध्यान अपनी बहन को ढूंढने पर था। वह पोस्टर लगाना जारी रखती है। उसी दिन रीडेवलपमेंट मीटिंग होती है। शो यॉन देखती है कि लोग उसके पोस्टर को पैरों तले कुचल रहे हैं। स्टेज पर प्रेसिडेंट रीडेवलपमेंट के फायदे गिना रही होती है। यह देखकर शो यॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह स्टेज पर चढ़कर माइक खींच लेती है। तेज आवाज से सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। शो यॉन कहती है अगर किसी को उसकी बहन की परवाह नहीं तो यह मीटिंग भी बेकार है। लेकिन प्रेसिडेंट भी चुप नहीं रहती। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान प्रेसिडेंट उसका हियरिंग डिवाइस खींच लेती है, लेकिन जैसे ही वह उसे देखती है वह अचानक शांत हो जाती है, मानो उसे सहानुभूति हो गई हो। तभी आजे आता है, डिवाइस उठाकर शो यॉन को देता है और उसे वहां से बाहर ले जाता है। असल में वह एक जानकारी लेकर आया था 604 के पुराने निवासी के बारे में। वह आदमी भी अचानक गायब हो गया था, बिल्कुल शोयुक की तरह। यह सुनकर शो यॉन को एक शक होता है, अगर पुलिस उसे नहीं ढूंढ पाई तो वह कहीं छिपा होगा जहां किसी का ध्यान न जाए, और वह जगह हो सकती है बेसमेंट। यह सोचकर शो यॉन तुरंत आजे को लेकर बेसमेंट की तरफ भागती है। उसे लगता है कि उसकी बहन वहीं छिपाई गई है। दोनों लोहे की चेन काटकर बेसमेंट के अंदर घुस जाते हैं। तेज बदबू उनकी नाक में घुस जाती है। दोनों तुरंत अपने मुंह और नाक को ढक लेते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अंदर जाने लगते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि यह जगह दिखने में जितनी साधारण थी असल में उतनी नहीं है। ये पूरे अपार्टमेंट का सीवर सिस्टम और पाइपलाइन एरिया था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद इस बड़े से इलाके को देखकर शो यॉन सुझाव देती है कि दोनों अलग अलग होकर तलाश करें ताकि जल्दी कुछ मिल सके। आजे भी इस बात से सहमत हो जाता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में उसे एक सुराग मिलता है। एक कोने में उसे ऐसा लगता है कि कोई खड़ा है। उसने वही कपड़े पहने होते हैं जो 604 के पुराने निवासी पहना करता था। आजे धीरे धीरे पास जाता है ताकि साफ देख सके, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता
देखता है उसके कानों में तेज और चुभने वाली आवाज गूंजने लगती है। यह वही आवाज थी जो पहले 504 वाले आदमी ने सुनी थी। अचानक जमीन पर पड़े उस इंसान का सिर चूहों द्वारा बाहर खींचा जाता है और वह एक खोपड़ी कंकाल निकलती है। ये देखकर आजे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसी समय उसका गला जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ने लगता है। दूसरी तरफ शो यॉन को कोई सुराग नहीं मिलता। वह आजे को ढूंढने के लिए वापस मुड़ती है, लेकिन तभी देखती है कि आजे एक कोने में चुपचाप खड़ा है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही आजे अचानक उस पर हमला कर देता है और उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगता है। आजे की आंखों में अब पुतलियां नहीं थीं, वह पूरी तरह बदल चुका था। यह देखकर शो यॉन बुरी तरह डर जाती है। वह पास पड़ी एक पत्थर उठाकर उसके सिर पर जोर से मारती है और खुद को छुड़ाकर भागती है। वह खिड़की की तरफ दौड़ती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन आजे फिर से उसे पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। ऐसा लगता था जैसे वह उसे मारकर ही छोड़ेगा। शो यॉन पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक एक औरत वहां आती है और उसे बचा लेती है। जब शो यॉन को होश आता है तो वह खुद को किसी अस्पताल में नहीं बल्कि सोसाइटी के ऑफिस में पाती है। उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही प्रेसिडेंट मैडम होती है। प्रेसिडेंट की बातें सुनकर शो यॉन पूरी तरह हैरान रह जाती है। अगर यूजू की बेटी मर चुकी थी तो उसने उस रात झूले पर किसे देखा था? उसके घर के बाहर रखी 2 जोड़ी चप्पलें किसकी थीं? और वह छोटी लड़की कौन थी जिसे उसने यूजू के घर में देखा था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तभी वही छोटा लड़का वहां आता है। वह अचानक शो यॉन का हियरिंग डिवाइस निकाल देता है और इशारों में उससे बात करता है। वह बताता है कि शो यॉन ने ऐसी आवाजें सुन ली हैं जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी। इसी वजह से उसे भ्रम हो रहा है और अगर वह इन्हें सुनती रही तो उसकी जान भी जा सकती है। शो यॉन तुरंत उससे पूछती है कि क्या उसने बेसमेंट में कुछ सुना था, लेकिन लड़का उसे सिर्फ इतना कहता है कि वह दोबारा वहां न जाए। तभी शो यॉन का फोन बजता है। पुलिस का कॉल होता है। जब वह वहां पहुंचती है तो देखती है कि पुलिस बेसमेंट से 2 लाशें बाहर निकाल रही हैं। एक 604 का पुराना निवासी था और दूसरी आजे की लाश। यह देखकर शो यॉन टूट जाती है। उसे बहुत पछतावा होता है कि उसने आजे को इस मामले में शामिल किया और अब उसकी मौत हो गई, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह पुलिस से कहती है कि बेसमेंट में एक और अंदर जाने का रास्ता है, अगर उसे खोला जाए तो शायद शो युक मिल सकती है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। वे कहते हैं कि उन्होंने पूरे बेसमेंट की तलाशी ले ली है और वहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है। उन्हें लगता है कि शो यॉन अपने होश खो चुकी है, यहाँ तक कि वे उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वह ऐसे ही बर्ताव करती रही तो उसे शक के दायरे में रखा जाएगा। पुलिस के जाने के बाद शो यॉन अकेले ही दोबारा बेसमेंट जाती है। वह खुद देखना चाहती है कि वह रास्ता सच में है या नहीं। नीचे जाकर वह देखती है, वह रास्ता अभी भी वहीं मौजूद है। वह बिना डरे अंदर चली जाती है। अंदर सब कुछ पहले जैसा ही था। वह अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे जमीन पर एक कैमरा मिलता है। वह पहचान जाती है यह शो युक का कैमरा है। वह तुरंत कैमरा चालू करती है और उसमें रिकॉर्ड वीडियो देखने लगती है। वीडियो में दिखता है कि उस रात शो युक आवाजों से परेशान होकर सबूत इकट्ठा करने निकली थी। वह कैमरा लेकर ऊपर जाती है और 804 यूजू के घर पहुंचती है। दरवाजा थोड़ा खुला होता है। वह चुपके से अंदर जाती है और जो देखती है वह बेहद डरावना होता है। यूजू ने अपने घर में कई वाइब्रेशन मशीन लगाए होते हैं। वह हवा से बात कर रही होती है जैसे अपनी बेटी से बात कर रही हो। ये देखकर शो युक डर जाती है और वापस जाने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यूजू उसे पकड़ लेती है और जमीन पर गिरा देती है। फिर कैमरा उठाकर अपना चेहरा उसमें दिखाती है। यह दृश्य बेहद डरावना होता है। यह देखकर शो यॉन आगे वीडियो नहीं देख पाती। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बहन यहीं कहीं छिपी हुई है। वह तुरंत आसपास ढूंढने लगती है और थोड़ी ही देर में उसे एक कोने में शो युक मिल जाती है जो अभी जिंदा होती है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। शो यॉन तुरंत उसे खोलती है। अपनी बहन को जिंदा देखकर वह खुशी से रो पड़ती है। वह उसे लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक कोने में कोई खड़ा दिखाई देता है। वह यूजू होती है। उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे शो यॉन तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और बहन को लेकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कोई और रास्ता नहीं होता। उधर यूजू दरवाजा तोड़ने लगती है। शो यॉन अपनी बहन को छिपा देती है और खुद उसका सामना करने का फैसला करती है। कुछ ही देर में यूजू दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है, हाथ में हथौड़ा लिए हुए। शो यॉन उससे पूछती है कि क्या 704 वाली औरत उस समय जिंदा थी। यूजू सच बता देती है, वह औरत जिंदा थी और उसी ने उसे मार डाला था। वह अपनी बेटी की मौत का सच भी बताती है और जैसे ही वह हमला करने वाली होती है, अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आती है। दोनों ऊपर देखते हैं। छत पर एक लाल कपड़े पहनी औरत रेंगती हुई नजर आती है। यह वही 704 वाली औरत की आत्मा होती है जो बदला लेने आई थी। यह देखकर शो यॉन मौके का फायदा उठाती है और बाहर भाग जाती है। वह यूजू को अंदर ही बंद कर देती है। चाहे वह कितना भी चिल्लाए, वह दरवाजा नहीं खोलती। जब अंदर से आवाजें आना बंद हो जाती हैं,
तब वह वहां से चली जाती है और अपनी बहन को सुरक्षित बाहर ले जाती है। शो यॉन अपनी बहन को कसकर गले लगा लेती है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए होती हैं, तभी अंदर बंद यूजू अभी पूरी तरह मरी नहीं होती। वह भी उसी तरह जैसे पहले 704 वाली महिला ने किया था, अपनी आखिरी ताकत जुटाकर उस दीवार को पीटने लगती है, वही दीवार जिसने उसकी जान ले ली थी। कुछ ही देर बाद उसकी हरकतें रुक जाती हैं और उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। समय बीतता है। कुछ महीनों बाद भी शो यॉन और शो युक उसी फ्लैट 604 में रह रही होती हैं। किसी को नहीं पता कि 804 वाली यूजू के साथ क्या हुआ और ना ही कोई जानना चाहता है। एक दिन सुबह एक अजनबी महिला दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलने पर वह अपना परिचय देती है। वह 704 में नई रहने आई है। वह कहती है कि अगर कभी उससे शोर हो तो सीधे उसे बता दिया जाए। बात करते करते वह कैजुअली पूछ लेती है, क्या आप यहाँ अकेली रहती हैं? यह सुनते ही शो यॉन के मन में अजीब सा एहसास होता है और सामने खड़ी महिला भी यह सुनकर घबरा जाती है। वह जल्दी से अपना लाया हुआ गिफ्ट रखती है और वहां से चली जाती है। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।